पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन में क्लास नंबर 13 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं जरूर अपनी अटेंडेंस यहाँ पर मार्क करिए कमेंट सेक्शन में। आपके अटेंडेंस से एक नई ऊर्जा मिलती है, लगातार हम लोग प्रेरित होते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए जाएं। जितने ज्यादा अटेंडेंस आते हैं उसको मैं देखता हूं और आपको रिप्लाई भी करता हूं, आपने देखा होगा। ठीक है, खैर चालू कर लेते हैं। हिस्ट्री में आज का टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, कुषाण डायनेस्टी हमको स्टडी करना है, एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और इससे इस साल क्वेश्चन काफी एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं मैं। ज्योग्राफी भूगोल में बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम में हिमालयन रिवर्स हो चुका है, यहाँ पर हिमालय नदी लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर आज हमको डिस्कस करना है प्रायद्वीपीय नदियों को, यानी पेनिनसुलर रिवर्स को हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। हिमालयन रिवर्स हो चुकी हैं। पॉलिटी में, राजव्यवस्था में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में और राष्ट्रपति की शक्तियों पर जो लिमिटेशंस हैं और उसके संबंधित जो तथ्य हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। एनवायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक 2022 में इससे सवाल भी आया था, निकेत और पर्यायवास में क्या अंतर होता है, इसको ब्रीफली हम लोग क्लियर कर लेंगे, और कई बार जो आपका कंफ्यूजन होता है इसमें उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। कुषाण वंश के बारे में बात करें तो कुषाण साम्राज्य लगभग पहली से तीसरी शताब्दी में, यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक फला फूला था। 105 एडी से लेकर 250 एडी तक प्रिसाइसली हम लोग बोल सकते हैं आखिरी कुषाण शासक ने रूल किया था। तो 105 एडी से लेकर 250 एडी तक इन लोगों ने रूल किया। सांस्कृतिक चरम पर जब पहुंचे थे तो इनका साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था। ताजिकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत में गंगा नदी घाटी और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश तक और बिहार रीजन तक, वेस्टर्न बिहार तक, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश तक ये अपना शासन ले आए थे वाराणसी के पास। तो आप देखेंगे कितना बड़ा ये एम्पायर है, और तभी इसको इतिहास में सेंट्रल एशियन एम्पायर भी कहा जाता है। इतिहास में कुषाणों के एम्पायर को सेंट्रल एशियन एम्पायर भी कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों ने लगभग पूरे सेंट्रल एशिया पे एक समय पर कब्जा कर लिया था कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों की अगर हम ओरिजिन को ट्रेस करें तो ये बेसिकली यूची ट्राइब के थे। यूची ट्राइब के ये लोग थे बेसिकली चाइना वाले, प्रेजेंट डे चाइना वाले रीजन से ये लोग आए थे, और कुषाण जनजाति, कुषाण लीनिएज के लोग थे। यूची संघ के कुषाण जनजाति के लोग थे, और जिन्हें पूर्व में पूर्वी तारिम बेसिन चीन के इंडो यूरोपीय मूल का माना जाता है।
चाइना के इंडो यूरोपियन ओरिजिन का माना जाता है, संभवतः टोचरियन से संबंधित थे, तो इनको तोखरी जनजाति का भी कहा जाता है। तोखरा इनको लिखा जाता है इतिहास में कहीं-कहीं पर, ठीक है? तो तोचरी जनजाति या यूची जनजाति के लोग थे और बाद में इन लोगों ने कुषाण के रूप में खुद को यहाँ पर स्थापित किया था इंडिया के रीजन में। हालाँकि बाद में देखेंगे कि यहाँ के जो शासक थे अपने वहाँ के इन्फ्लुएंसेस को छोड़ कर के बौद्ध धर्म अपना चुके थे और कई सारे शासकों ने तो हिंदू नाम भी रख लिए थे और यहाँ पर शासन करने लगे थे। कुषाण लिनिएज की अगर हम बात करें। सुदूर पूर्वी इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोग थे और पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी में इसके पतन के मतलब ये कह सकते हैं इसका पतन होने तक विशाल कुषाण साम्राज्य का उद्भव हुआ था। आधुनिक भारत पाकिस्तान से लेकर ईरान सीमाओं तक मध्य एशिया के अधिकांश हिस्से में राजनीतिक एकीकरण एक तरीके से हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो आपने देखा कि थोड़े से हिस्से में इंडो ग्रीक रूल कर रहे हैं, इंडो ग्रीक रूल कर रहे हैं, बैक्ट्रियन शासक रूल कर रहे हैं और फिर यहाँ पर थोड़े से हिस्से में शका रूलर्स रूल करने लगे, ठीक है? और पहलव रूलर्स रूल कर रहे थे थोड़े से हिस्से में और इधर जो है आप देखेंगे शुंग शासन भी था थोड़ा बहुत, तत्वाहन शासन था नीचे। तो एक तरीके से पूरे साम्राज्य का एकीकरण जब हुआ, जब ये सारी डायनेस्टी खत्म होकर के कुषाण डायनेस्टी आई। तो कुषाण डायनेस्टी ऐसी थी जिसने छोटे-छोटे साम्राज्य की जगह एक पूरा साम्राज्य बनाया और अपने क्षत्रप यानी अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स नियुक्त किए। यानी कि छोटे-छोटे साम्राज्य बनाने की अपेक्षा इन लोगों ने एक बहुत बड़ा सेंट्रल एशियन एम्पायर बनाया और अपने अधीन छोटे-छोटे शासक यहाँ पे नियुक्त किए, जिनको ये लोग क्षत्रप बोलते थे। तो कुषाण शासन काल का जो एरिया है, एरिया वाइज देखें तो इंडो ग्रीक से बड़ा था, यस। पहलव शासकों से बड़ा था, यस। शका रूलर से बड़ा था, यस। ठीक है, शुंग रूलर से भी बड़ा था, सातवाहन रूलर से भी बड़ा था इनका शासनकाल। अगर एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बात करें, ये यहाँ पे लिनिएज हो गई, क्रोनोलॉजी हो गई। इसी क्रोनोलॉजी से एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में इनके नाम दिए नहीं हुए हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो तो कुजुल कटफिसस हैं, विम कटफिसस, कनिष्क फर्स्ट, इतने ही जरूरी हैं। हुइश्क के सिक्के वगैरह हम लोग स्टडी करते हैं। लास्ट रूलर वासुदेव फर्स्ट है, लास्ट नोन कनिष्क रूलर, और कई सारे इनके बाद के भी रूलर्स थे जिन लोगों ने छोटे छोटे टेरिटरीज में रूल किया था, भारतीय नाम रख करके, ऐसा लिखते हैं इतिहासकार। तो कुजुल कटफिसस, विम तख्तु, ठीक है। कुजुल कटफिसस के बाद जनरली हम लोग विम कटफिसस पढ़ते हैं अपने बुक्स में, वो गलत है। विम तख्तु का भी शासनकाल था, इसको तखा भी कहा जाता है, विम तख्तु या विम तखा। कुजुल कटफिसस, विम तख्तु, और उसके बाद विम कटफिसस, कनिष्क प्रथम, जिस कनिष्क को हम लोग स्टडी करते हैं, वशिष्क, हुविष्क और वासुदेव प्रथम। यहाँ के जो प्राचीन काल के जो शासन काल रहे हैं, इनमें एडमिनिस्ट्रेशन पे कम ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ कुछ जानकारी उपलब्ध है, जैसे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी जानकारी उपलब्ध है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सबके बारे में नहीं है। तो कुषाण शासकों के बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध है, उनकी कला, धर्म और प्रशासन के बारे में, वो हम स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले धर्म के बारे में, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था, क्योंकि ग्रेको बौद्ध धर्म का विकास हुआ था एक तरीके से, क्योंकि इंडो ग्रीक जो अपनी लिगेसी छोड़ करके गए थे उसको भी आगे बढ़ाया गया था, और इंडियन जो टच था, जैसे बौद्ध धर्म का काफी विकास हो चुका था, तो ग्रेको बौद्ध धर्म को एक तरीके से विकास मिला था। हेलेनिस्टिक यानी ग्रीक परंपरा और बौद्ध सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण देखने को मिला था। महायान बौद्ध धर्म के रूप में मध्य और उत्तरी एशिया में फैल गया था। महायान बौद्ध धर्म को प्रमोट भी किया गया था, क्योंकि कनिष्क के समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसी समय महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बट गया था। कनिष्क के शासनकाल में 72 एडी में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद आयोजित करने के लिए कनिष्क ने ख्याति प्राप्त की थी। कनिष्क ने मूल गांधारी स्थानीय भाषा या प्राकृत बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत भाषा में अनुवाद भी कराया था। ये बड़ा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। कला के बारे में बात करें तो गांधार से कुषाणों के कई प्रत्यक्ष चित्र और मूर्तियां मिली हैं, जिसमें कुषाण लोगों को अंगरखा, बेल्ट और पतलून पहने हुए मूर्तियों में दिखाया गया है। अब ये जो है, ये कहाँ से अपनी लेगेसी लाते हैं? सेंट्रल एशिया से, क्योंकि वहां पे पतलून पहनी जाती थी और भारत में कभी भी पतलून नहीं पहनी जाती थी। तो भारत में पतलून सबसे पहले कहाँ से आई है? यहीं से आई है, ठीक है। आप देखेंगे बाद के जो सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे, उसमें भी पतलून अतलून पहने खुद को दिखाया था, ठीक है, और वॉर हेलमेट्स पहने दिखाया था। तो इन्हीं को कॉपी किया होगा कनिष्क लोगों को, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुप्त लोग जो थे कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे पहले। बुद्ध के भक्तों के रूप में दिखाया गया है कुषाण लोगों को, और बोधिसत्व भविष्य के मैत्रेय बुद्ध की भूमिका निभाते हुए भी दिखाया गया है। कुषाण भक्तों को शामिल करने वाली भित्ति चित्रों की शैली जो पहले से काफी हद तक भारतीयकृत है, बुद्ध के पहले के हेलेनिस्टिक चित्रों से काफी अलग थी। प्रशासन के बारे में बात करें तो इन लोगों का साम्राज्य इतना ज्यादा विशाल था, तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रलाइज्ड तो रहेगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज तो करना पड़ेगा रूल करने के लिए। डिसेंट्रलाइज किस तरीके से किया गया था? क्षत्रपों और महाक्षत्रपों की नियुक्ति की गई थी। क्षत्रप या महाक्षत्रप आप कह सकते हैं, जैसे अपनी छोटी छोटी टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए जो प्रोविंशियल गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, उनको क्षत्रप या फिर महाक्षत्रप बोलते थे। 3 स्तरों में प्रणाली विभाजित की गई थी प्रशासन की, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पर। केंद्रीय स्तर पर जो कुषाण लोग होते थे और उनके परिवार के शासक, और प्रोविंशियल लेवल पर क्षत्रप महाक्षत्रपों की नियुक्ति की गई। क्षत्रप महाक्षत्रप नियुक्त करना पहली बार नहीं शुरू किया था कुषाणों ने, इंडो ग्रीक रूलर्स ऐसा करते थे, और पार्थियन और पहलव शासक भी ऐसा करते थे।
अन्य शिलालेखों में नागरिक और सैन्य दोनों कार्य करने वाले अधिकारियों का उल्लेख है, जिन्हें दंडनायक या महादंडनायक कहा जाता था। ये लोकल रूलर्स होते थे, यानी महाक्षत्रप या क्षत्रपों के अधीन जो छोटे यूनिट्स होते थे उनके अधीन ये एडमिनिस्टर करते थे, दंडनायक और महादंडनायक। और दंडनायक और महादंडनायक के नीचे भी कुछ यहाँ पर कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, जिनको ग्रामिक या फिर पद्रपाल कहा जाता था। ग्रामिक का उल्लेख तो आपको मौर्य काल में मिलता है, जो ग्राम प्रधान होता था, विलेज हेडमैन होता था, क्योंकि विलेज यानी कि ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन की। शासक के लिए राजस्व को इकट्ठा करता था और ऊपर के लेवल तक पहुंचाता था और अपराधों का संज्ञान लेता था लोकल लेवल पर। इस प्रकार उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि कुषाण शासकों ने राजत्व की प्रचलित भारतीय और चीनी दैवीय अवधारणा को स्वीकार किया था। ठीक है, मतलब जो शासक होता था उसके पास दैवीय अधिकार होते थे, ऐसा माना जाता था, और अपने अधीन वो लोगों को नियुक्त करता था। प्रांतीय राज्यपालों के रूप में क्षत्रपों की नियुक्ति हिंदी यवन और इंडो पार्थियन प्रणाली को अपनाया गया था, जबकि दंडनायक की नियुक्ति जो वैसल लॉर्ड्स होते थे ये खुद के दिमाग की उपज थी। दंडनायक की मतलब नियुक्ति इससे पहले कहीं नहीं की गई थी, दंडनायक नियुक्त करना शुरू किया था कुषाण शासकों ने। सिक्कों के बारे में बात करें तो कुषाण शासकों के गोल्डन सिक्के जाने जाते हैं। वह कुषाण सम्राट विम कटफिसेस था, जिसने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। अब आप कहेंगे कि आपने एग्जाम्स में देखा है, कुछ एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में और अदर जगह भी इसमें लिखते हैं कि इंडो ग्रीक रूलर्स ने सबसे पहले सिक्के चलाए थे, तो ये भी सही है, लेकिन जो है भारत के रीजन में सबसे पहली बार सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने। इंडो ग्रीक रूलर्स ने अपने वहां पर सिक्के चलाए थे, जहां पर इन्होंने शासन किया था बैक्ट्रियन रीजन में, और फिर जब इंडो ग्रीक रूलर्स यहाँ पर स्प्रेड हुए थे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तब उनके सिक्के यहाँ पे आए थे। तो दोनों ही चीजें करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इंडो ग्रीक आ जाए आपके में तो वो सही बनिएगा, और अगर कुषाण शासकों में पूछे तो सबसे पहले विम कटफिसेस ने चलाए थे भारत में सोने के सिक्के। तो सोने के और तांबे के सिक्के इन लोगों ने चलाए थे कुषाण शासकों ने। सिक्कों की डिजाइन आमतौर पर हेलेनिस्टिक शैली की छवि का उपयोग करती थी, यानी कि ग्रीको बैक्ट्रियन शासकों की शैली का अनुसरण किया गया था, जिसमें एक तरफ देवता की मूर्ति होती थी, एक तरफ शासक की पोर्ट्रेट बनाई जाती थी। एक तरफ देवता, एक तरफ शासक। ये कौन सी शैली है? ये ग्रेको बैक्ट्रियन शैली है सिक्कों की। इसके अलावा कुषाण शासकों के अंत में गुप्त साम्राज्य के प्रारंभिक सिक्के जो चलाए गए थे, कुषाण साम्राज्य के सिक्कों से ही प्रेरित थे। कुषाण शासकों द्वारा या उनके शासनकाल के अधीन जारी किए गए शिलालेखों में बैक्ट्रियन में ग्रीक लिपि में लिखी गई सामग्री देखने को मिलती है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि भी देखने को मिलती है, खरोष्टी लिपि भी देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रबाटा के इंस्क्रिप्शन है, जिसने कनिष्क की वंशावली स्थापित की है। कनिष्क की लिनिएज के बारे में दिया हुआ है। कुजुल कटफिसेस, विम तख्तो और विम कटफिसेस को उसके पूर्वज के रूप में बताया गया है। कुजुल कटफिसेस, विम तख्तो और विम कटफिसेस कनिष्क के पूर्वज बताए गए हैं किसमें? रबाटा के इंस्क्रिप्शन में। रबाटा के इंस्क्रिप्शंस में किन शहरों को मेंशन किया गया है, एक बार पूछा गया था, तो साकेत, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र को मेंशन किया गया था। बाह्य संपर्क के बारे में बात करें तो चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत और रोमन साम्राज्य के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान जो सातवाहन काल में हुआ था, वो कुषाण काल में भी हुआ था। कुषाण शासकों ने खानाबदोश आक्रमण के खिलाफ चीनी लोगों के साथ सैन्य सहयोग किया था, यानी कि जो नोमैडिक ट्राइब्स का जो आक्रमण हुआ था उसको रजिस्ट करने में चाइनीज लोगों के साथ इन लोगों ने कोलैबोरेट किया था, कुषाण लोगों ने। पतन के बारे में बात करें तो वासुदेव प्रथम की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित हो गया था, और पश्चिमी भाग में जो है इंस्टेबिलिटी थी, और उसका फायदा उठा करके फारसी ससानिद साम्राज्य ने आक्रमण किया था और उसे अपने अधीन कर लिया था। तो इस तरीके से बैक्ट्रिया और अन्य क्षेत्रों को खो दिया था, क्योंकि पर्शियन ससानिद साम्राज्य ने यहाँ पर आक्रमण किया था इसके पश्चिमी भाग में। तो 47 में फारसियों ने कुषाण शासकों को फिर से हराया था और पश्चिमी राजवंश को पूरी तरीके से अपने अधीन कर लिया था, और इसकी जगह जो कुषाण शाह यानी इंडो ससानिड्स नाम से एक नए एम्पायर की स्थापना यहाँ पे की गई थी। तो कुषाण शासकों को किसने रिप्लेस किया था? कुषाण शाह शासकों ने, या फिर इंडो ससानिड शासकों ने। पंजाब में पूर्वी कुषाण साम्राज्य जो था, जैसे हमने बताया, दो भागों में बट गया था। पश्चिमी पर तो किसका कब्जा हो गया? फारसी ससानिड साम्राज्य का। पूर्वी क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यौदेह जैसे स्थानीय राजवंशों के अधीन गंगा के मैदान पर कुषाण क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे कई सारे, क्योंकि हमने बताया कि कई सारे सामंत या फिर क्षत्रप नियुक्त किए गए थे। तो यही क्षत्रप और सामंत ये देख करके कि अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। चौथी शताब्दी के मध्य में समुद्रगुप्त के अधीन गुप्त साम्राज्य ने इन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। तो गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। गुप्त साम्राज्य पॉसिबली इन्हीं के सामंत या फिर वैसे लॉर्ड्स रहे होंगे, और अपने को स्वतंत्र कर लिया इन्होंने कुषाण शासकों की वीकनेस देखते हुए। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी में श्वेत व्हाइट हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, व्हाइट हूणों का आक्रमण जब हुआ था तो गुप्त साम्राज्य जो कुमारगुप्त के अधीन अच्छी तरीके से फल फूल रहा था, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के अधीन, तो कुषाण साम्राज्य के अवशेषों को पूरी तरीके से मिटा दिया था हूण शासकों ने। पेनिनसुलर रिवर्स पर हम बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय नदियों पर। तो पेनिनसुलर रिवर का लगभग आखिरी भाग हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में नया टॉपिक होगा। पेनिनसुलर रिवर्स में कुछ रिवर्स सिस्टम बच रहे हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स में नर्मदा रिवर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो नर्मदा एक भारत में स्थित, मध्य भारत में स्थित नदी है, और इसको पेनिनसुलर रिवर में रखा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक पहाड़ी के शिखर से निकलती है, जहाँ से सोन का ओरिजिन है वहीं से नर्मदा का भी है।
उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा रेखा को रेखांकित करती है। जनरली हम लोग मानते हैं कि नर्मदा के जो सदर्न हिस्से में है वो साउथ इंडिया है और नर्मदा के नॉर्दर्न हिस्से में है वो नॉर्थ इंडिया है। जैसे विंध्य डिवाइड करती है ट्रेडिशनली, वैसे नर्मदा भी करती है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है नर्मदा, ताप्ती और माही। नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर के बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है और गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तापी या ताप्ती की। तो ये एक मध्य भारत की नदी है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी सतपुड़ा रेंज से निकलती है। पश्चिम सागर में बहती है, मतलब पश्चिम दिशा में बहती है, अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बहती है, विदर्भ क्षेत्र में बहती है, डेक्कन के पठार में बहती है। डेक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी कोने में महाराष्ट्र के खानदेश और दक्षिण गुजरात जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों में तापी या ताप्ती बहती है। तापी नदी का बेसिन ज्यादातर महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिलों में है। तो तापी नदी का ज्यादातर बेसिन कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ जिलों को भी कवर करती है। तापी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, याद करने वाली बात है। इसकी लिस्टिंग वैसे हम लोग रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। सभी नदियों की लिस्टिंग रिवाइज करेंगे, चाहे हिमालयन रिवर्स हो उसकी कह सकते हैं सहायक नदियां कौन कौन सी है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स है उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसको हम लोग करेंगे। तो तापी की सहायक नदियों में वाघोर नदी है, और अनेर नदी है, गिरना नदी है, पूर्णा है, पंजारा है और बोरी नदी है। ठीक। गोदावरी सिस्टम के बारे में बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी जिसका पानी भूरा है। अक्सर इसे साउथ गंगा के नाम से जाना जाता है। साउथ गंगा या वृद्ध गंगा इसको कहा जाता है। एक पेरेनियल रिवर है, गर्मियों के दौरान सूख जाती है और मानसून के दौरान फिर से भर जाती है गोदावरी। और ये नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य से बहते हुए दक्षिण पूर्व में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राजमुंद्री में एक उपजाऊ डेल्टा ये बनाती है। इस नदी के किनारे कई सारे तीर्थ स्थल हैं, जैसे नासिक है, भद्राचलम है और त्र्यंबक है। इसकी कुछ सहायक नदियों में प्राणहिता कैसे बनी है? पेनगंगा और वर्धा से मिलकर के प्राणहिता बनी है। प्राणहिता इंद्रावती, बिंदुसार, सबरी और मंजीरा। एशिया का सबसे बड़ा रेल से सड़क पुल जो कोव्वूर और राजमुंद्री को जोड़ता है गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर कावेरी पे। तो कृष्णा पढ़ लेते हैं पहले। कृष्णा भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, सांगली से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में समुद्र में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लेकिन निकलती कहाँ है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तुंगभद्रा इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली तुंगा और भद्रा नदियों से मिलकर के बनी है। इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या क्या है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं दूध गंगा, कोयना, भीमा, मालप्रभा, डिंडी, घाट प्रभा, वरना, यरला, संगीत। ये सब कुछ प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा की। अब हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे कावेरी की। तो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आई रिपीट, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा में अंतर है। गोदावरी इज साउथ गंगा, ये दक्षिण गंगा। ये कौन सी है? गोदावरी। और गंगा ऑफ द साउथ कौन है? दक्षिण भारत की गंगा है, ये है कावेरी नदी। ये थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट स्थित तालकावेरी से निकलती है और कर्नाटक के कोडागु जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल पर्यटन स्थल है। नदी का बहाव कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट रेंज से आगे कर्नाटक से तमिलनाडु के माध्यम से होता है। नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी कृषि के लिए सिंचाई का समर्थन करती है और दक्षिण भारत के प्राचीन राज्यों और आधुनिक शहरों के समर्थन का साधन माना जाता था कावेरी को। प्राचीन राज्यों की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम आगे पढ़ेंगे चोल राजवंश की, जैसे बात हो रही है। तो चोल राजवंश को सपोर्ट करने वाली नदी थी ये कावेरी। इसको पोन्निन नदी भी कहा जाता था तमिल में। कावेरी नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें अर्कावती, हिमशा, तर्कावती, शिमशा, हेमवती, कपिला और होनुहल, अमरावती, लक्ष्मण, काबिनी, लोकपावनी, भावनी या भवानी, नोय्यल और तीर्थ, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। महानदी के बारे में बात करें तो सतपुड़ा रेंज से निकलती है महानदी और पूर्वी भारत की नदी है। बंगाल की खाड़ी में बहती है और ये नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्य में बहती है। सबसे बड़ा बांध हीराकुड बांध जो है ये महानदी पर बना हुआ है। ये हो गया। पेनिनसुलर रिवर्स और जो है हिमालयन रिवर्स, इसमें क्या बेसिक अंतर है इसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं ये बहुत पुरानी नदी हैं, और जब भारत नहीं था उससे पुरानी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की। और प्रायद्वीपीय भारत नदियां पूर्व कैम्ब्रियन काल की हैं, कैम्ब्रियन पूर्व काल के पहले की है। और जबकि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स या फिर जो हिमालयन रिवर्स हैं ये पूर्ववर्ती नदियों को छोड़ करके, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले की ज्यादातर नूतन काल की नदियां हैं। और ज्यादातर कंसेंसस तो नहीं कि हिमालयन रिवर्स का फॉर्मेशन किस काल में हुआ था, लेकिन मायोसीन पीरियड को माना जाता है।
कि मायोसीन पीरियड में मायोसीन एपॉक में जो है पीरियड में एक्चुअली मायोसीन पीरियड में एक्चुअली ये हिमालयन रिवर्स बनी होंगी। अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती या पुनर्यवन नदियाँ रिजुविनेटेड रिवर्स हैं और अनुवर्ती नदी है, और जबकि प्रत्युन्वर्ती नदी है सिंधु, सतलज, काली, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये सब प्रत्यनुवर्ती नदी हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, कंकॉर्डेंट रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स। कंकॉर्डेंट का मतलब ये हुआ कि जैसा लैंडफॉर्म है उसी के हिसाब से बहती हैं। जैसे रिफ्ट बनी हुई है उसी में नर्मदा बहती है। जबकि जो ये एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स या जो हिमालयन रिवर्स हैं, ये डिस्कॉर्डेंट रिवर हैं, यानी कि नया लैंडफॉर्म कई बार क्रिएट करती हैं, नया लैंडफॉर्म बनाने के लिए जानी जाती हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि गोदावरी को छोड़ करके स्मॉल बेसिन बनाती हैं। गोदावरी एक बड़ा बेसिन बनाती है, और जबकि ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर्स हैं या फिर जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये लार्ज बेसिन बनाती हैं। चैनल्स जो हैं ये रिवर के ब्रॉड होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के, जबकि अपर कोर्स में जो गॉर्जेस बनाती हैं हिमालयन रिवर्स, तो यहाँ पर चैनल बड़े होते हैं। बाद में जाकर के चैनल पतले होने लगते हैं, बहाव जब कम हो जाता है मैच्योर स्टेज में। हार्डली एनी वर्टिकल इरोजन या डाउन कटिंग बहुत कम होती है, जबकि डाउन कटिंग इसमें ज़्यादा होती है। वर्टिकल और लेटरल इरोजन ज़्यादा ज़्यादा होता है, तभी यहाँ पर वी शेप्ड वैली ज़्यादा बनाई जाती हैं। रिवर्स आर स्लो मूविंग, पेनिनसुलर रिवर्स स्लो मूव करती हैं, जबकि ये जो हिमालयन रिवर्स है जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन सब का मूवमेंट बहुत स्विफ्ट होता है। लो कैरिंग कैपेसिटी होती है, कम सेडिमेंट कैरी करती है पेनिनसुलर रिवर्स, लेकिन एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स या हिमालयन रिवर्स ज़्यादा क्वांटिटी में सेडिमेंट्स कैरी करती हैं। डिपोजिशन दीज आर मेनली डिपोजिशनल एजेंट्स, यानी कि अवसाद को जमा करने का काम करती है, गाद को जमा करने का। जबकि जो ये पेनिनसुलर हिमालयन रिवर्स हैं, ये इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों तरीके के एजेंट्स हैं, यानी कि कटाव भी करती हैं और कटाव को भरती भी हैं। अपने अपर कोर्स में यानी कि यूथफुल स्टेज में कटाव करती हैं, और जबकि अपने मैच्योर स्टेज में हिमालयन रिवर्स क्या करती हैं, मींडर्स वगैरह बनाती हुई चलती हैं, तो गाद को जमा करती हैं, सेडिमेंट को जमा करती हैं और ऑक्सबो लैक वगैरह ये सब बनाती हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दे मेक न्यूमरस शार्प मींडर्स एंड ऑक्सबो लेक इन देयर मैच्योर स्टेज, जबकि शैलो मींडर्स यहाँ पर बनते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के। तो ये कुछ यहाँ पे हैं, इसके अंतर आपको पढ़ना चाहिए। मोस्ट ऑफ दिस रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड प्लेट्यू, जबकि ज़्यादातर हिमालयन ग्लेशियर्स से बनी हैं ये हिमालयन रिवर्स। मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स आर इन लेट यूथ स्टेज, जबकि ज़्यादातर अपनी सेनाइल स्टेज में यानी कि मैच्योर स्टेज में आ चुकी हैं। पेनिनसुलर रिवर्स तभी पेरेनियल रिवर्स भी हैं। दीज रिवर डू नॉट एबडक्ट द स्ट्रीम, यानी कि रिवर कैप्चरिंग जनरली नहीं शो करती हैं, जबकि रिवर कैप्चरिंग जो है ये कॉमन है। हिमालयन रिवर्स में रिवर कैप्चरिंग क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, शायद 3rd या 4th क्लास में उन्होंने बताया था रिवर कैप्चरिंग कैसे होती है, और इसका पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन किया था आपको। दीज रिवर्स हैव बीन हार्नेस्ड फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हीराकुड, कोयना, नागार्जुन सागर, ये पेनिनसुलर रिवर्स पर बना है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भाखड़ा, तिहरी, सलाल ये बने हुए हैं हिमालयन रिवर्स पर। हिमालयन रिवर्स जो है ये डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जबकि एस्चुरीज बनाती हैं ये पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बार बार एक ही चीज़ को अगर हम 2 अलग अलग मीडियम में पढ़ेंगे तो वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे का बनेगा, फिर उसका फायदा नहीं रहेगा रिवीजन का। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति कैसे होती है इसको देख लेते हैं थोड़ा। राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति कैसे होगी, जैसे हमने कल लिस्ट देखी थी, तो जो निधन हो जाता है उससे रिक्ति हो सकती है। स्वयं की मृत्यु पर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो मृत्यु हो गई तो रिक्ति हो गई, रिक्त पद हो गया। स्वयं अगर त्यागपत्र दे दिया वाइस प्रेसिडेंट को तो रिक्ति हो गई। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा अगर संसद ने हटा दिया तो यहाँ पर रिक्ति हो गई। 5 साल का कार्यकाल जब खत्म होगा तो रिक्ति हो जाती है। तो संविधान ने व्यवस्था की है कि जनरली प्रेसिडेंट का पद रिक्त नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट का जो कह सकते हैं इलेक्शन है उसको निरसित घोषित कर दिया, नल वॉइड घोषित कर दिया, तब भी रिक्ति हो सकती है। तो हमारे यहाँ पर संविधान में प्रोविजन क्या है ये समझिए कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण कोई रिक्ति अगर उत्पन्न होती है तो रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यालय की समाप्ति से पहले यानी 5 वर्ष से पहले पूरे होने का प्रावधान है। तभी आप देखते हैं कि नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अगर सिटिंग प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा भी नहीं होता है और चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जब प्रेसिडेंट अपने 5वें वर्ष रिटायर हो रहे हो तब नया जो प्रेसिडेंट है वो चुन करके उसी समय आ जाए। नियत चुनाव कराने में किसी भी देरी के मामले में निवर्तमान राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से आगे तक भी पद पर बने रह सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से चुनाव में देरी हो रही है तो पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते। मतलब प्रेसिडेंट की कुर्सी को खाली छोड़ने का प्रावधान नहीं है या प्रथा नहीं है, हम लोग कह सकते हैं नॉर्म नहीं है। ये संविधान द्वारा अंतराल को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली ना रहे। इस मामले में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करने का अवसर नहीं मिलता। यानी कि मान लीजिए कि 5 वर्ष द्रौपदी मुर्मू जी के पूरे हो जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जी जगदीप धनखड़ उनके कार्यों का निर्वहन नहीं करने लगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हालांकि राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे देते हैं, उनकी पदच्युति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब उपराष्ट्रपति जी को
राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यों का निर्वहन करने का अवसर तब तक मिलता है जबकि नए राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते हैं। ऐसी रिक्ति को भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक पद पर बने रहते हैं और जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी कारण से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते तो उपराष्ट्रपति तब तक कार्यों का निर्वहन करते हैं जब तक राष्ट्रपति अपना पदभार पुनः न ग्रहण कर लें। मान लीजिए अनुपस्थिति है, बीमारी है, तब उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, राष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो उनकी कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे? सीजेआई करेंगे। अगर सीजेआई का पद भी रिक्त है तो कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे। जब कोई व्यक्ति यानी उपराष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे तो उनको सभी प्रकार की पावर्स और इम्यूनिटी उसी समय से मिलने लगेगी और उस समय तक मिलेगी जब तक वो राष्ट्रपति के जो पदभार को ग्रहण किए होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बात है। राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां क्या क्या है? सरकार के सुचारू रूप से कामकाज को सुनिश्चित करना, प्रधानमंत्री सहित सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करना, बर्खास्त करना और संसद के सत्र को आहूत करना और स्थगित करने की शक्ति है। हालांकि जितनी भी चीजें यहाँ पर शक्तियां हम बताएंगे, जाहिर सी बात है कि आर्टिकल नंबर 74 को ध्यान रखना होगा आपको कि जितनी भी शक्तियों का या फिर कार्यों का निर्वहन प्रेसिडेंट करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर ही करते हैं। चाहे सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करनी हो, राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है उनको सलाह ना दे। जैसे यूपीएससी की चेयरपर्सन जो अभी नई आई हैं प्रीति सूदन, क्या लगता है आपको कि द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने आप से उन्हें बुलाया है? जाहिर सी तौर पर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया होगा उनका नाम, उस पर मोहर लगाई है द्रौपदी मुर्मू जी ने। संविधान को बनाए रखना, उसकी गरिमा को सुनिश्चित करना और सरकार सरकार के विधि और कार्य भारत के संविधान के अनुरूप हों और संविधान का पालन किया जाए, ये सुनिश्चित करना प्रेसिडेंट का काम है। भारत का प्रतिनिधित्व करना, देश और विदेश में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, विदेशी राजनयिकों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हैं और प्रोटोकॉल्स पूरा करते हैं। विधायी प्रक्रिया में इनकी भूमिका होती है जो अभी हम आगे बताने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है? हालांकि डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या फिर नॉमिनल हेड है। तो जितनी भी पावर्स हैं ये एग्जीक्यूटिव्स वाली ज़्यादातर डिराइव करते हैं या फिर किसके थ्रू शक्तियों को कर सकते हैं, इनका निर्वहन करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। खाली आदेश पारित करना या जो कह सकते हैं नोटिफिकेशन निकालना इनका काम है। ज़्यादातर निर्णय इस पूरे मामले में जो कार्यकारी शक्ति के हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। भारत सरकार की कार्यकारी शाखा के औपचारिक प्रमुख, ध्यान रखिएगा, औपचारिक प्रमुख फॉर्मल हेड या नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा सभी कार्यवाहियां इन्हीं के नाम पर होती हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नाम पर की जाती हैं, इन्हीं के द्वारा नहीं की जाती हैं। अदरवाइज फिर ऑटोक्रेसी चल रही होती है भारत में। इनके पास आधिकारिक दस्तावेज और लेखपत्रों को प्रमाणित करने के लिए नियम स्थापित करने और साथ ही सरकारी कामकाज के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और मंत्रियों के बीच कार्य आवंटित करने की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 77 के तहत। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ साथ अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल और अन्य प्रमुख अधिकारी जैसे होते हैं, जैसे यूपीएससी चेयरपर्सन वगैरह, इनको नियुक्त करने की प्राधिकार होता है 75 के तहत। तो ये आर्टिकल्स नोट करते जाइएगा। ठीक है, मंत्रियों को काम आवंटित करने की शक्ति 77 में है और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने यानी अपॉइंट करने की शक्ति 75 में है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की से जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं, किसमें दिया हुआ है? 78 में है। और राष्ट्रपति वंचित समुदायों की स्थितियों का मूल्यांकन कर सकते हैं और केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सहयोग का संवर्धन कर सकते हैं। अतिरिक्त राष्ट्रपति के पास केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासक नियुक्त करने का प्राधिकार होता है अनुच्छेद 239 के तहत। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो किसकी एड और एडवाइस से नियुक्त किया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे। कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित या फिर जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की शक्ति होती है अनुच्छेद 244 के तहत। लेकिन किन क्षेत्रों को करना है, ये रिकमेंडेशन कहाँ से है? जाहिर सी बात है, सरकार के द्वारा। विधायी शक्तियों को जल्दी से देख लेते हैं। संसद को आहूत करना, लोकसभा को भंग करना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करना जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये सब विधायी शक्तियों में आता है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद को संबोधित करते हैं अनुच्छेद 87 के तहत, 87 में दिया हुआ ये। फिर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजते हैं, चाहे वो संसद के लंबित विधेयक के संदर्भ में हो या फिर कोई अन्य संदेश, ये 86 पे दिया हुआ है। राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं जब लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं। ये 93 में गिवन है, 93। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नियुक्ति शब्द बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर निर्वाचन दिया हो या फिर जो है कह सकते हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट नहीं करते हैं, वो हाउस नियुक्त करता है। मतलब हाउस जो है उनका निर्वाचन करता है कोई ऐसे व्यक्ति का जो लोकसभा स्पीकर या उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उसका रोल अदा कर सके, तो उसको खाली नियुक्ति देते हैं प्रेसिडेंट। उसका चुनाव यानी निर्वाचन हाउस करता है यानी सदन करता है।
राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के विशेष ज्ञान रखने वाले, व्यवहारिक अनुभव रखने वालों को 12 व्यक्तियों को अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेते हैं, अनुच्छेद 103 में दिया हुआ है। यानी डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में ये चुनाव आयोग से जो है स्वीकृति लेकर के उनको निलंबित करने का काम कर सकते हैं, सस्पेंड करने का काम कर सकते हैं अगर कोई सदस्य अयोग्य घोषित हो गया है। संसद में धन विधेयक और कुछ विधेयक पेश करने के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जैसे अनुच्छेद 117। संसद अगर सत्र में नहीं होता है तो जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं प्रेसिडेंट 123 के तहत। वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करें तो धन विधेयक केवल प्रेसिडेंट की पूर्व संस्तुति से ही जो है प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो ये सही है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट राष्ट्रपति संसद के समक्ष जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करवाते हैं, अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। यहाँ पर करवाते हैं ये जरूरी है, करते हैं ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट करते हैं लिखा होता तो ये गलत हो जाता, प्रस्तुत करवाते हैं या प्रस्तुत होना कारित करते हैं। राष्ट्रपति संस्तुति के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 113 में। 113 में किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि का आहरण करवा सकते हैं, 267 में लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के वितरण की संस्तुति देने के लिए जो फाइनेंस कमीशन आती है उसको नियुक्त करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर, अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है कौन फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष होगा, कितने मेंबर्स उसमें होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करती है। इस पे खाली मोहर लगाते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट की ज्यादातर पावर लिमिटेड है, तभी इनको रबर स्टैंप भी कहा जाता है कि एक रबर स्टैंप के रूप में काम करते हैं। सारी सरकार की जो भी पॉलिसीज होती हैं वो सरकार बनाती है, सरकार के लोग बनाते हैं। हालांकि उस पर एक जरूरी रबर स्टैंप होता है, वो प्रेसिडेंट का रबर स्टैंप होता है, ऐसा कहा जाता है। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति की ओर से जो है इसको निगोशिएट किया जाता है और संपन्न कराया जाता है। हालांकि संसद की स्वीकृति के बिना वो लागू नहीं होता है, अनुच्छेद 253 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों, वार्ताओं में, समिट्स वगैरह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं, जैसा सरकार डिसाइड करती है उस जगह पर जाते हैं। राजदूतों, उच्चायुक्तों से मिलते हैं, जैसे अभी प्रेसिडेंट जी को कई सारे देशों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए हैं, और प्रेसिडेंट भी कई सारे लोगों को विदेशियों को पुरस्कार देते हैं। संसद जो डिसाइड करती है, मतलब सरकार के लोग जो डिसाइड करते हैं उसके बाद। तो सैन्य शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के कार्य में क्या क्या है? रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं टेक्निकली, और इस हैसियत से राष्ट्रपति सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 53(2) के तहत। राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के अधीन युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति स्थापित कर सकते हैं। आपातकालीन शक्तियां क्या क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, हालांकि इमरजेंसी तो अलग से ही पढ़ेंगे पूरा पार्लियामेंट के बेसिक प्रोविजंस पढ़ने के बाद। और राष्ट्रपति शासन 356, 365 में दिया हुआ है, और वित्तीय आपातकाल 360 में, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है कभी भी भारत में। अब बात कर लेते हैं विभिन्न वीटो पावर्स क्या क्या है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां जो है इस तरीके की हैं, और लेकिन सबसे पहले अनुच्छेद 111 इंपॉर्टेंट है। कोई विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति उससे मिले उस विधेयक को, और विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 3 विकल्प उनके पास होते हैं जो अनुच्छेद 111 में गिवन है। राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति स्थगित कर दें, यानी कि कुछ बोले ही नहीं कि रिजेक्ट करते हैं कि अस्वीकृत करते हैं, उसको विदहोल्ड करके बैठ सकते हैं। इसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं, यानी कि अपने असेंट को जो है विदहोल्ड कर सकते हैं अनिश्चित काल के लिए, पॉकेट वीटो। और भारत के राष्ट्रपति के बाद जो पॉकेट वीटो है, इसकी कोई मियाद नहीं लिखी हुई है संविधान में, तो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने से रोक सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा कार्यकाल खत्म हो जाए और कभी भी राष्ट्रपति उसको स्वीकृत ना करें, कोई नए प्रेसिडेंट चुन करके आएंगे और संसद फिर से जो है अगर विधेयक उनके पास भेज पाई दोनों सदनों से पारित होने के बाद, तब जाकर के वो कानून कहीं बन पाएगा। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है। तो आधुनिक राज्यों में कार्यपालिका द्वारा वीटो शक्तियों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक पूर्ण वीटो होता है, यानी कि विधायिका द्वारा पारित को स्वीकृति ना देना या फिर रिजेक्ट कर देना टोटली। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है कि विधेयक लौट जाता है और फिर से संसद के दोनों सदन उसको पारित करने की कोशिश करते हैं। अगर फिर से पारित करेंगे तो एक बार फिर से राष्ट्रपति के पास ही पहुंचेगा, और तब राष्ट्रपति बाध्य होते हैं अपना असेंट उसे देने के लिए। क्वालिफाइड वीटो की बात करें तो जिसे विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से खारिज किया जा सकता है। ये वीटो जो है यूएस में एग्जिस्ट करता है, भारत में एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली इन यूएस। भारत में क्वालिफाइड वीटो नहीं है। स्थगन वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो, जिसे विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से खारिज किया जा सकता है। पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल पहुंचा, उस पर कोई कार्रवाई ना करना, अपने असेंट को इंडेफिनिट पीरियड के लिए विदहोल्ड करके रखना। और भारत के राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार हैं: पूर्ण वीटो, स्थगन वीटो, पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार के वीटो है? एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है और पॉकेट वीटो है भारत के प्रेसिडेंट के पास।
राष्ट्रपति की शक्तियों पर सीमाएं लागू की गई हैं। भारत में चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रावधान है, उसी चेक्स एंड बैलेंसेस के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों पर काफी सारी यहाँ पे बैलेंसेस लगाई गई हैं और चेक्स लगाई गई हैं। कैसे? राष्ट्रपति की शक्तियां संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा पारित विधियों के अधीन होती हैं और राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या उसे वापस कर सकते हैं या फिर अपना असेंट विदहोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर विधेयक वापस जाता है अगर विधेयक वापस जाता है और संसद के दोनों सदन उसे फिर से पारित करके भेजते हैं, आर्टिकल 111 में दिया हुआ है, तो अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 111 में साफ तौर पर संविधान में दिया हुआ है कि दोबारा अगर विधेयक पारित होकर के आता है, फिर से राष्ट्रपति के समक्ष आता है, तो उसे जो है असेंट देना ही होगा प्रेसिडेंट को। ऑप्शन यहाँ पर 111 आर्टिकल में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह के अधीन है। राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। बाध्य शब्द जरूरी है और सिर्फ अंतिम आदेश अंतर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है और जो आदेश जो बनाया जाता है वो पीएम द्वारा, उनकी काउंसिल के द्वारा तैयार किया जाता है, उस पर अंतिम मोहर लगाते हैं प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियां न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन होती हैं, ये जरूरी है। ठीक है, प्रेसिडेंट पावर्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इसका आंसर हो जाएगा यस। और न्यायपालिका राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णयों की जांच कर सकती है, खासकर राष्ट्रपति की क्षमादान और सजा कम करने की शक्तियों की भी जांच कर सकती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद से तो कुछ करते नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस से काम करते हैं, तो सरकार जाहिर सी तौर पर मतलब सरकार अगर किसी की सजा माफ करती है, तो अगर न्यायालय जानना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये जानना चाहता है कि सजा क्यों माफ की गई, किन ग्राउंड पर माफ की गई है, तो वो सरकार से जानने की चेष्टा कर सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट अगर किसी की सजा माफ किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें किसकी सलाह रही होगी, सरकार की। राष्ट्रपति के पास सीमित विधायी शक्तियां होती हैं, जो सत्र आहूत करने, स्थगित करने, अध्यादेश जारी करने और विधेयकों को स्वीकृति देने तक सीमित हैं और भारतीय सदन के निचले सदन लोकसभा को भंग करने तक सीमित हैं, जो ऑटोमेटिकली 5 साल बाद भंग होना ही होता है। क्षमादान देने और सजा कम करने की राष्ट्रपति की शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होती हैं। राष्ट्रपति खुद से किसी की सलाह कम या माफी नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक सीमित होता है और संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा करने की राष्ट्रपति की शक्ति संसद की स्वीकृति के अधीन है, खुद से नहीं कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं हैबिटेट और निश के बारे में, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही टेक्स ओथ। द प्रेसिडेंट में सबमिट हिज रेजिग्नेशन नेसेसरी टू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा सही है इसमें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द फेडरल एग्जीक्यूटिव, देयर इज नो लिमिट टू पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा बताइए इसमें सही है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। कौन सा इसमें सही है? और उसके बाद ये एक क्वेश्चन बताइए प्रेसिडेंट के टर्म्स में। प्रेसिडेंट के बारे में ये सारे सवाल अगर आप कर लेगा तो इसका मतलब है कि अच्छे खासी तरीके से आपने चैप्टर तैयार कर लिया है। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। Who among the following is not appointed by the President of India? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि बेस ईयर नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या होता है, व्हाट इज बेस ईयर। और एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, ये पिछली क्लासेस में हम करा चुके हैं। एनएनपी एट मार्केट प्राइस का वैल्यू मतलब ये कैसे निकालते हैं। एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज कैलकुलेटेड बाई, ये तो हमने लास्ट 2 वीडियो में आपको कराया है। डोडा बेट्टा पीक कहाँ पर, ये कमेंट करके बता सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो हैबिटेट और निश जो बहुत जरूरी अवधारणाएं हैं, 2022 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद हो। और ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हैबिटेट और निश दोनों की अवधारणा क्लियर हो रही थी अच्छे से। तो निश के बारे में इसमें पूछा था, इट रिप्रेजेंट्स अ रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। ईच स्पीशी हैज अ डिस्टिंक्ट निश। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। हालांकि इसके हिंदी वाले भाग में समस्या थी, इसमें स्थान लिखा हुआ था जबकि यहाँ पर निकेत लिखा होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल टर्म बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ पर निकेत होता तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। कैसे करेक्ट है इसको समझते हैं। सबसे पहले हैबिटेट यानी पर्यायवास को क्लियर कर लेते हैं। पर्यायवास क्या है? पर्यायवास का तात्पर्य उस स्थान से है जहां जीव पाया जा सकता है, जैसे जलीय, स्थलीय, घोंसले का स्थान। पर्यायवास का विस्तृत क्षेत्र और उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला अन्य क्षेत्र। ठीक है, या सरल तरीकों से हम लोग कह सकते हैं जहां जीव रहता है उसी को हम लोग पर्यायवास बोल देते हैं। जहां जीव का आवास है वही है उसका पर्यायवास। पौधों के लिए पर्यायवास कौन सा मतलब पौधों के लिए पर्यायवास जलीय, स्थलीय या फिर अधिपातवीय हो सकता है। पर्यायवास की अवधारणा जीवों के पर्यावरण के वर्णनात्मक सह संबंधी विश्लेषण से जुड़ी होती है। कहने का आशय यह है कि जीव का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। जीव के आसपास क्या दिख रहा है, जीव जिस क्षेत्र में रह रहा है उसके आसपास सराउंडिंग्स कैसी है, उसी को हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। अब एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ एबायोटिक चीजें होंगी, लिविंग थिंग्स होंगी, किसी जीव के अराउंड नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, तो उसी का जो समुच्चय बनता है उसी को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। आमतौर पर 2 जीव का एक पर्यायवास हो सकता है
और उनके सह अस्तित्व को उनके जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की असीमित प्रचुरता से संभव बनाया जा सकता है। अब ये क्या कह रहा है, थोड़ा-सा टेक्निकल बुकिश है, इसको हम समझाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर कभी भूलेंगे नहीं। पारसिकी निकेत की बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। मान लीजिए बुकिश लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्या करें, उसको छोड़ दें? नहीं, बुकिश लैंग्वेज पर नज़र ज़रूर मारनी चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली बुकिश लैंग्वेज से ही सवाल बन जाता है। निकेत का मतलब क्या होता है? सभी जैविक और अजैविक उत्पादों के साथ अ, निकेत बनता है। अ, निकेत ये बताता है कि किसी जीव की उसकी एबायोटिक फैक्टर्स और कह सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स के साथ कैसी रिलेशनशिप है किसी एक इकोसिस्टम में, ये बताता है। निकेत ये भी बताता है कि कोई जीव और उसकी आबादी किसी क्षेत्र में दिए गए जो स्रोत हैं, यानी रिसोर्सेस हैं, जो भंडार उपलब्ध है जीवन चलाने के लिए, और वहाँ उपलब्ध जितने प्रतिद्वंदी हैं, उससे वो जीव और उसकी पॉपुलेशन कैसे प्रतिक्रिया करती है। उदाहरण के लिए अ, अगर जीव और उसकी जनसंख्या बहुतायत में तब होती है जब किसी दिए गए पर्यावास में संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, शिकारी, परजीवी और रोगजनक कम होते हैं, तो जीव और उसकी जनसंख्या बढ़ती है। और ठीक इसका उल्टा होता है जब ये कंडीशंस हम रिवर्स कर दें, यानी कि संसाधन प्रचुर मात्रा में ना हो, परजीवी ज़्यादा हों, प्रेडेटर ज़्यादा हों, ठीक है, रोगजनक ज़्यादा हों, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जीव घटेंगे उस दिए गए इकोसिस्टम में, और जीवों की जनसंख्या भी घटेगी। निकेत किसी जीव के लिए एक ही तरह का एक होता है, जिसका आशय है कि किसी भी मतलब किसी भी प्रजातियों के निकेत वास्तव में एक समान नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में भी आया था कि ईच स्पीशी हैज़ अ डिस्टिंक्ट निश, ये एकदम सही है। हैबिटेट तो हो सकते हैं, मतलब 2 स्पीशी का एक हैबिटेट हो सकता है, लेकिन हर स्पीशीज़ का एक अलग या डिस्टिंक्ट निश होता है, यानी निकेत होता है। निकेत अलग-अलग होता है, पर्यायवास एक ही हो सकता है 2 प्रजातियों का। थ्योरेटिकल बातें बहुत कर ली, इसको प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। जैसे एक पेड़ आप देखते हैं, किसी भी बड़े पेड़ को देखिएगा, उसमें कई सारे जीव-जंतु निवास करते हैं, ठीक है? पेड़ की सतह पर आप देखेंगे छोटे-छोटे जंतु, चींटी, कीड़े-मकोड़े देखने को मिलेंगे, दीमक वगैरह देखने को मिलेंगे, और थोड़ा-सा ऊपर देखेंगे, उसकी ट्रंक में तो अलग तरीके के जीव देखने को मिलेंगे, पत्तों पर देखेंगे, झाड़ियों पर देखेंगे, तो अलग-अलग तरीके के जीव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 3 का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। पहले सबसे पहला यहाँ पर हमारा देसी तोता, यानी कि पैरट, ये तोता है, और ये मधुमक्खी है, मधुमक्खी। ठीक है? और ये है हमारी गिलहरी। ये सभी कॉमन है, कभी न कभी आपने इन तीनों को देखा होगा, अपने आस-पास ज़रूर देखा होगा अपने जीवन काल में, भारत में रहते हैं तो। तो अब इनका हैबिटेट क्या है? इनका अगर हम पर्यायवास के बारे में बात करें, तो तोते का पर्यायवास क्या है? पेड़। तोता कहाँ रहता है? पेड़ में। हनी बी कहाँ रहती है? पेड़ में। ठीक है? पेड़ में रहती है, या फिर पेड़ के किसी पौधे, मतलब पेड़ के कह सकते हैं किसी फूल में रहेगी, या फिर आती-जाती है वहाँ पे। ठीक है? पेड़ में आती-जाती है, या फिर वहाँ पर कह सकते हैं छत्ता लगाती है। अपना हनीकॉम्ब लगाती है, या फिर छत्ता लगाती है पेड़ में। गिलहरी भी कहाँ रहती है? पेड़ में रहती है, या फिर कह सकते हैं आती-जाती है यहाँ पे। आते-जाते क्या करती है, वहाँ से कुछ चीज़ें जो है, या फल वगैरह लगते हैं तो उसको तोड़ कर के खाने का प्रयास करती है, तो एक तरीके से सीड जर्मिनेशन भी कर देती है कहीं पर जाकर के, कि दूसरा पौधा वहाँ पर लग जाता है। तो आप देखेंगे जो ये निश होता है किसी भी स्पीशी का, वो उसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स से बिलॉन्ग करता है। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो निश है उसके लिए जो शब्द है कार्यात्मक भूमिका। किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका से संबंधित होता है। कार्यात्मक भूमिका, ये तीनों अलग-अलग ऑर्गेनिज़्म क्या-क्या कर रहे हैं। जैसे तोता अगर पेड़ में रहता है, तो क्या कर रहा है? तोता पेड़ में सिर्फ रह नहीं रहा, वहाँ पर क्या कर रहा है? घोंसला बना रहा है। तो घोंसला बना रहा है तो क्या मतलब ये कर रहा है, इसकी कार्यात्मक भूमिका क्या है? प्रजनन। तोता वहाँ पर क्या करने गया? प्रजनन करने गया। ठीक? तोता वहाँ पर क्या करने गया? प्रजनन करने गया। और हनी बी यहाँ पर क्या करने गई? अपना खाना बनाने गई। इसने क्या लगाया? छत्ता। छत्ता से क्या बनाया इसने? शहद बनाया। ठीक? शहद बनाया। हाँ, स्क्वायरल वहाँ पर क्या करने गई? वहाँ पर गई अपना, मतलब ये फल-फूल खाने गई, लेकिन एक तरीके से इसने क्या किया? इनडायरेक्टली जर्मिनेशन ऑफ सीड किया। ठीक है? यानी कि पौधों के अंकुरण में योगदान दिया इनडायरेक्टली। मतलब वो पौधों का अंकुरण करने नहीं गई थी, लेकिन उसने जो कार्य किए, उससे पौधों का अंकुरण हुआ। तो शहद बना, प्रजनन हुआ, अंकुरण हुआ, तो ये किसके कारण हुआ? निश के कारण। क्योंकि सभी जो जीव हैं, इन लोगों ने एक हैबिटेट में, यानी कि जो पर्यायवास जो पेड़ था, उसमें अलग-अलग कार्यात्मक भूमिका की, और अलग-अलग उसका रिज़ल्ट आता है। तो पेड़ इनके लिए क्या है? पर्यायवास, यानी कि हैबिटेट है, और पेड़ की जो अलग-अलग चीज़ें इन लोगों ने यूज़ करी, और उससे अलग-अलग चीज़ें इन लोगों ने प्राप्त करी, वो क्या है? इनका निश है। तो ये है निश, यानी कि इनकी कार्यात्मक भूमिका। और पेड़ क्या है? जहाँ पर ये रहते हैं जीव, वो है उसकी रहने का स्थान जो है वो पेड़ है, लेकिन पेड़ में जो इन लोगों ने क्रियाकलाप की है उसको हम लोग बोलते हैं निश। तो डे नंबर 13 में आज हमारे पास साइंस सब्जेक्ट से टॉपिक है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो कल ही बता दिया, लेकिन कल केवल एक ओवरव्यू दिया था, सिर्फ नाम बताए थे। तो नाम में से एक क्वेश्चन हो सकता है बने, हो सकता है ना भी बने, लेकिन बैक्टीरियल डिजीज़ के ऊपर अगर ये वीडियो देख लिया तो कोई भी कंसेप्चुअल या फिर अदर फैक्ट जो होंगे उनसे रिलेटेड नहीं फंसेगा कोई भी सवाल।
सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो जीवाणु आप देख रहे हो, बैक्टीरिया, किसी भी शेप के वो हो सकते हैं, चाहे वो गोल हों या रॉड शेप के हों या फिर इस तरीके से आंतों के शेप के हों, स्पाइरल शेप। तो सबसे पहला जो बैक्टीरिया खोजा गया था वो किसने खोजा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अब इसका नामकरण किसने किया? तो एहनबर्ग ने। देखिए, कोई भी अगर बड़ी खोज हुई है तो उस वक्त सिर्फ कंक्लूज़न पता चलता है कि ऐसी चीज़ हमें देखने के लिए मिली है, लेकिन जो उसका एग्जैक्ट नाम है उस समय कई बार नहीं पता चलता। इस वजह से खोज का क्रेडिट किसी और को मिलता है और नाम रखने का किसी और को। तो खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, जबकि नाम रखा था एहनबर्ग ने। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी एंटनी वॉन को ही कहा जाता है। आप रॉबर्ट कोच से कंफ्यूज मत करना, वो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी नहीं बल्कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध है साइंस वर्ल्ड में। तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने समझा बैक्टीरिया की खोज, उसका नामकरण और कौन कौन से शेप के बैक्टीरिया हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब सीधे आते हैं उस लिस्टिंग के ऊपर जो कि हमने कल कवर की थी, जिसमें से पहला था आंत्र ज्वर, टाइफॉइड। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी, पहली बात। अगली चीज़ ये है कि कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है? तो आंत, क्योंकि जैसा कि नाम से पता चल रहा है आंत ज्वर। लेकिन साथ ही साथ अगर इसका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो लीवर और स्प्लीन में सूजन भी आ सकती है। ये आप फिगर में देख सकते हैं। आंतों में अल्सर पड़ना, बॉडी में रैश आना और स्प्लीन और लीवर का साइज़ बढ़ जाना, ऐसी भी चीज़ें हमें टाइफॉइड से देखने के लिए मिलती हैं, जो कि होता है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से। सिम्टम्स में अगर बात करें तो अगर आपको ऐसा बुखार आ रहा है जो 1-2 दिन आया फिर उतर गया और फिर से उतनी तेज़ी से आ गया, तो अगर ये चीज़ आप डॉक्टर को बताओगे तो उसका सबसे पहला प्रेडिक्शन होगा कि आपको कहीं टाइफॉइड तो नहीं है, साथ में सर दर्द भी होता है। और जब जांच होकर रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि लीवर स्प्लीन बढ़ा है नहीं बढ़ा है और आंतों में अल्सर है नहीं है। साथ में जीभ भी सफ़ेद हो जाती है। ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो कि डॉक्टर देखते हैं। ये लक्षण बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ना ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक तरफ तो सैल्मोनेला टाइफी लिख दिया लेकिन दूसरी तरफ टाइफॉइड लिखा ही नहीं, उसका कोई लक्षण दे दिया। ऐसा भी होता है। अब कौन सा ऐसा टेस्ट हमें करवाना पड़ता है जिससे कन्फर्म हो जाए कि आपको टाइफॉइड है कि नहीं? तो वो होता है विडाल टेस्ट, WIDAL। तो ये तो था ओवरव्यू टाइफॉइड का। इसके बाद मूव करेंगे हैजा के ऊपर, जिसे कहते हैं कॉलेरा। ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, तभी तो ये टॉपिक है। विब्रियो कॉलेरे नाम के बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? तो छोटी आंत, क्योंकि कई बार आंत में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि छोटी है कि बड़ी। तो छोटी आंत प्रभावित होती है कॉलेरा से। और ये तो हमने समझ लिया कि इस बैक्टीरिया से ये होता है, लेकिन कौन सा ऐसा जीव है जो इस बैक्टीरिया को लेके घूमता है? तो वो है मक्खी। कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि हैजा का वेक्टर कौन सा है? तो वो मक्खी है, वही नॉर्मल सी हाउस फ्लाई जो कि आपके आजू बाजू देखने को मिलती है। इसमें एडवाइस ये दी जाती है कि पानी उबाल के पियो और संक्रमित भोजन मत खाओ इधर उधर का, बाहर का। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए ये कोई खाना रखा हुआ है, मिठाई वगैरह, तो हो सकता है कोई मक्खी उड़ती उड़ती यहाँ पे पहुँच जाए, और अगर उस मक्खी के पास विब्रियो कॉलेरे होगा तो वो यहाँ पे आ चुका होगा, और ये मिठाई जैसे आप खाइएगा तो आप हैजा के शिकार हो सकते हैं। इनफैक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि मक्खी यहाँ पे विब्रियो कॉलेरे को छोड़ के गई है, तो वो आप खा रहे हो तो जाहिर सी बात है हो जाएगा। तो ये तो था हैजा के बारे में। इसके लक्षण आप देख सकते हो, डायरिया हो जाता है, उल्टी आना शुरू हो जाती है, और अगर लगातार डायरिया और उल्टी हुई तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिस वजह से आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। साथ में स्किन इन्फेक्शन और BP में कमी आ जाएगी। ओवरऑल वेट भी बिना कुछ किए घट जाएगा। तो ये तो था हैजा के बारे में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। इसके बाद निमोनिया के बारे में आएंगे। हम उसी नॉर्मल बैक्टीरिया वाले निमोनिया की बात कर रहे हैं जो कोविड में होता नहीं था, वायरल निमोनिया करके निकलता था रिपोर्टों में, उस पर नहीं आएंगे, वो एक अलग कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टेप्टोकस डिप्लोकस निमोनिया। इसे स्टेप्टोकस निमोनिया भी कहा जाता है, डिप्लोकस निमोनिया भी। तो दोनों नाम अपने को याद रखना है। कौन कौन से अंग इससे प्रभावित होते हैं? तो जाहिर सी बात है फेफड़ा। और इसमें ना सबसे मेन चीज़ होती है कि सांस लेने में तकलीफ होगी, और दूसरा ठंड लग के बुखार आएगा। इस वजह से ठंड से बहुत ज़्यादा बचाव करना पड़ता है। ये आप जैसा कि फिगर में देख रहे हो, ये है हमारा एयरवे, यहाँ से सांस अंदर आती है फेफड़े के। तो यहाँ पे फेफड़े के अंदर जो ये धमनियाँ आपको दिख रही है ना, इसको जूम करके यहाँ दिखाया गया है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कफ भर जाएगा, म्यूकस जिसे कहते हैं।
और ये सूज भी जाएगी, जिस वजह से जब आपको खांसी आएगी कभी तो प्रोडक्टिव आएगी, बहुत सारा बलगम इससे निकलेगा। और अगर बलगम नहीं निकला तो जाहिर है कि खून निकलेगा। और अगर खांसी भी नहीं आई तब तो और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि सांस फंसेगी आपकी, दम घुटेगा फिर। और अगर कन्फर्म आपको निमोनिया है तो जाहिर सी बात है कि सांस लेने में भयंकर तकलीफ़ होगी और बुखार हमेशा बना रहेगा ठंड के साथ। और हो सकता है कई बार अगर ठंड ना लगे तो रात में पसीना ही आ जाए। ये आप कॉजेस में देख सकते हो, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से भी होता है, कोविड में हमने देखा। और अगर मान लो फेफड़े में फंगस लग जाए तो भी निमोनिया हो जाएगा, या फिर अगर कोई कीड़ा घुस गया है पैरासाइट तो भी निमोनिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेनली बैक्टीरिया पे फोकस करेंगे। अगर सीधे से ये पूछें किसकी वजह से होता है तो बैक्टीरिया टिक करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक आया तो कुछ और सवाल बनेगा कि वायरल निमोनिया से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और वो हम करंट अफेयर में कवर करते ही हैं। इसके बाद प्लेग के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न इंडिया में भी प्लेग का जिक्र हुआ है, किस समय पे आया था क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, तो यर्सिनिया पेस्टिस ये वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब इस वाले बैक्टीरिया को लेके घूमता कौन है? तो काले चूहे इस बैक्टीरिया को लेके घूमते हैं। अब होता क्या है कि ये मान लीजिए काला चूहा है, ये वाईपी को लेके घूम रहा है, यर्सिनिया पेस्टिस को, ठीक। तो एक कीड़ा इसके पास आएगा जिसका कि नाम है जेनोप्सिला केओपिस। ये जो कीड़ा है इसकी खासियत है कि ये खून पीता है, और अगर इसने किसी ऐसे काले चूहे का खून पिया जो इस बैक्टीरिया वाईपी को लेके घूम रहा है, तो उस खून में भी बैक्टीरिया चला आएगा वाईपी। और ये जो कीड़ा अगर किसी इंसान को काट ले तो वाईपी उस इंसान के अंदर चला जाएगा और उसको प्लेग हो जाएगा। लक्षण की अगर बात करें तो बहुत सारे इसमें होते हैं, इवन निमोनिया भी प्लेग की वजह से हो जाता है। सबसे पहले तो लिम्फ नोड सूजेगा, साथ में बुखार आएगा, और अगर बात निमोनिया तक पहुंची तो उसके जो कोर लक्षण हैं जैसे ठंड लग के बुखार आना, तो वो चीज़ें भी यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। और स्पेसिफिक अगर बात करें तो उंगली काली नीली पड़ जाएगी, और जब इसके कारण मौत होती है तो इसे काली मौत भी कहा जाता है प्लेग की वजह से। इसको ध्यान रखेंगे। तो आई होप इसकी वर्किंग आपको समझ में आए कि ये होता कैसे है। इसके बाद बात करेंगे डिप्थीरिया की। तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से ये होता है, हमारी श्वास नली यानी एयरवेज से प्रभावित होते हैं। और जब ऐसा होगा तो सांस अटकेगी, आपको दम घुटेगा और खांसी करने की इच्छा होगी, लेकिन खांसी आएगी नहीं, ज़बरदस्ती खांसी करनी पड़ेगी। और गर्दन में चूँकि सूजन आ चुकी है इसलिए आसपास की ग्लैंड भी सूज जाएंगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठंड लग के फीवर भी आ सकता है अगर बात फेफड़े तक पहुंच गई तो, और सांस लेने में दिक्कत तो आएगी, दम घुटेगा बल्कि। तो जैसे कोविड में नहीं होता था, सेम टू सेम डिप्थीरिया में होता है, सांस घुटना ये सब। एक वैक्सीन होती है डीपीटी, जिसमें डी का मतलब है डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस जिसे वूपिंग कफ भी कहते हैं, और टी फॉर टिटनेस। तो एग्जाम में ये सवाल बन सकता है कि डीपीटी में किन किन रोगों की वजह से, मतलब किन के प्रिवेंशन के लिए इंजेक्शन लगता है और कौन सा रोग इसमें शामिल नहीं है, बता दीजिए। अब वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि डिप्थीरिया हो गया तब ये वैक्सीन काम करेगी, नहीं। ये प्रिवेंटिव वैक्सीन होती है जो कि आपके बचपने में ही लग जाती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर बताते हैं जल्द से जल्द डीपीटी लगवा लो। तो 48 घंटे से लेके 6 महीने तक ही लगवाना पड़ता है, लेकिन आजकल ऐसा नियम है कि 5 साल तक भी लग सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 6 महीने याद रखोगे। तो डिप्थीरिया के बाद अब बात करेंगे अगले पे, डी की पढ़ लिया, पी के बारे में आते हैं, पर्टुसिस यानी वूपिंग कफ। वूपिंग इसलिए क्योंकि जब खांसी आती है तो वूप टाइप की साउंड आती है, काली खांसी इसको बोलते हैं। बॉर्डेटेला पर्टुसिस नाम के बैक्टीरिया से ये होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे प्रभावित होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयरवे से लेके लंग्स तक की सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसका प्रसार कैसे होता है, मतलब इस बैक्टीरिया को लेके कौन घूमता है? तो कोई नहीं लेके घूमेगा। हवा में ये बैक्टीरिया फ्लोट करेंगे और किसी की नाक के अंदर अगर घुस गए तो ये बीमारी हो सकती है। अगर उसने डीपीटी ना लगवा रखा हो तो तब ज़्यादा रिस्क है। शुरुआत में हल्का फीवर आएगा, थोड़ी थोड़ी खांसी आएगी और नाक बहनी चालू हो जाएगी। आपको लगेगा नॉर्मल सा जुकाम बुखार है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन अगर बच्चा है कोई तो रुक रुक के सांस लेगा, तब तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा डीपीटी मिस कर दी हमने। अगर 1-2 हफ्ते बीत जाएं तो खांसी तगड़ी से आएगी और वूप साउंड के साथ आएगी, और हो सकता है पेट तक मामला चला जाए तो उल्टी भी आने लगे और आप थका थका सा भी फील करें, क्योंकि कहाँ तक कोई खांसेगा। इसके बाद बात करेंगे टिटनेस की। तो जी हाँ, टिटनेस वही होता है जब मान लीजिए कोई लोहा आपके लग गया और अगर उस लोहे में जंग है तो पक्का टिटनेस के चांसेस हैं, और अगर डॉक्टर से ये बताओगे तो तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगा देगा। यही होता है ना। तो ये जो टिटनेस है ये भी बैक्टीरियल है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी की वजह से ये होता है, नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होता है अगर ये हो गया तो। कैसे
क्या क्या लक्षण इसके लिए देखने के लिए मिलते हैं? तो नॉर्मल फीवर, सर दर्द के साथ साथ आपका जबड़ा लॉक हो सकता है, बोलने में दिक्कत आ सकती है, और स्किन में ऐसा लगता है जैसे कोड़ हो गया हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और ये सब चीज़ें ना हो इस वजह से डॉक्टर बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। बैक्टीरिया जो ये सीटी है, ये शरीर में एंट्री कैसे मारता है? तो जंग लगा लोहा अगर आपको चोट कर दे और घाव बन गया तो हो सकता है ये बैक्टीरिया तुरंत से घुस जाए। सिफिलिस पे आते हैं, ये होता है एसटीडी मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, नहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो रेड लाइट एरिया जाने वालों सावधान हो जाओ, क्योंकि एसटीडी का खतरा होता है वहाँ पे। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। सिफिलिस जो है ये किनको होता है? ये जॉनी भैया के फ़ैन को होता है। आप समझ गए होंगे पूरी बात क्या है। जो सेक्सुअल कांटेक्ट कैजुअल टाइप का रखते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनके ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर सामने वाले को ये सिफिलिस हुआ तो आपके डेफिनेटली हो जाएगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये अफेक्ट करता है। किस बैक्टीरिया से होता है? तो टीपी यानी ट्रेपोनीमा पैलेडियम। जननांग जाहिर सी बात है इससे प्रभावित होंगे। और पता कैसे चलेगा? अगर आपके सिस्न पे और या फिर दूसरे लिंग के केस में वजाइना के ऊपर लाल रंग के दाने हैं तो समझ जाओ यही है। और अगर इसको इग्नोर करके कोई स्किन इन्फेक्शन नॉर्मल से समझ लिया तो ये एक्सटेंड कर जाएगा, शरीर में चकत्ते होने लगेंगे, फिर बुखार चढ़ने लगेगा और लीवर नर्वस सिस्टम तक बात लॉन्ग टर्म में पहुंच सकती है। अब ऐसा नहीं है कि ये हो गया तो कोई खतरे की बात है, ये नॉर्मल पेनिसिलिन से सही हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इसी बात पर बता दीजिए। इसके बाद बात करेंगे टीबी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। हिंदी में ये होता है तपेदिक। तो जो खांसी आती है ना और फेफड़े तक बात पहुंच जाती है तो वही टीबी होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये होता है और ये फेफड़े में ज़्यादातर पाया जाता है। हालांकि पेट की भी टीबी होती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम तक भी बात पहुंच सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो एमटी है ये बैक्टीरिया ये कहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। लंग्स में हुआ तो फेफड़े, दिमाग में हुआ तो नर्वस सिस्टम, और पेट में हुआ या आंत में हुआ तो वहाँ की टीबी। अब इसकी प्रिवेंटिव वैक्सीन क्या है? मतलब वही जो बचपन में लगती है। ये थोड़ी कि टीबी हो गया तो इस वैक्सीन से सही हो जाएगा, वो बात नहीं है। तो बीसीजी बैसिलस कैलेमिट ग्यूरिन, ये जो है ये बचपने में लगता है। 48 घंटे के भीतर जब बच्चा पैदा होता है डॉक्टर कहते हैं बीसीजी लगवा लो। हालांकि मैक्सिमम 6 महीने की लिमिट होती है, और आजकल के जो बीसीजी हैं ये 5 साल तक भी इवन चल जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम तक भी बात आ सकती है। अब कुछ आंकड़े देख लेते हैं। सन 2000 के बाद से लेकर अभी तक 10 मिलियन यानी 10 × 10 लाख कुल 1 करोड़ लोग अभी तक टीबी से ग्रस्त हो चुके हैं। उनमें से 10 लाख से ज़्यादा की मौत भी हो चुकी है। ये सिर्फ सन 2000 के बाद से आंकड़े हैं। 90s का दशक तो हमने कवर ही नहीं किया। और एक चीज़ और, अगर किसी को HIV है तो टीबी उसको तुरंत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी T सेल होती है ना, यानी कि इम्यून सिस्टम, वो ख़त्म हो चुका होता है HIV के बाद, तो ये तो जाहिर सी बात है हो ही जाएगा। सिम्टम्स की बात करें तो मान के चल रहे हैं कि बैक्टीरिया यहाँ मल्टीप्लाई हुए हैं फेफड़े में, तो चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द, बुखार आएगा, खांसी आएगी, खांसी में खून भी आ सकता है, थका थका सा फील करोगे, भूख गायब हो जाएगी, रात में पसीने आएंगे। निमोनिया और इसमें ये फ़र्क है, निमोनिया में ठंड लग के बुखार आता है, जबकि इसमें रात में पसीने आ रहे हैं, तो ये फ़र्क आप पहचानो। और वज़न भी गिरता है, जबकि निमोनिया में हो सकता है वज़न ना गिरे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से 2030 तक टीबी खत्म हो जाना चाहिए, जबकि इंडिया का टारगेट 2025 तक का है। ये बात आप रट लेना। हालांकि रिपोर्ट ये आने लगी है कि इंडिया ने गलती कर दी है, 2025 तक नहीं हो पाएगा एलिमिनेट, 30 ही तक सही था। इसके बाद बात करेंगे कोढ़ की। जो बोलते हैं नहीं है कि कोढ़ ही हो जाओगे, तो मत दिया करो ये शराब, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। लियोप्रेसी से बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे की वजह से ही होता है। टीबी में हमने देखा था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और यहाँ देख रहे हैं लिप्रे। कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? जाहिर सी बात है स्किन तो होगी, साथ में नर्वस सिस्टम तक भी बात जाएगी, क्योंकि जो सेल अपने आप को रिपेयर कर लेती थी ना, हमारा टिश्यू बच जाता था, वो अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि बात नर्वस सिस्टम तक पहुंच गई है। तो टिश्यू डैमेज होगा, शरीर पे चकत्ते पड़ेंगे, और जोड़ से संबंधित जो न्यूरल पार्ट है जो ये बताता है कि शरीर डैमेज हो रहा है, इसको सही अब होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा। इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है? MDT मेडिसिन। MCQ सॉल्व करते हैं अभी। BCG वैक्सीन किसी पैदा हुए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कब तक लगाई जा सकती है? तो 6 महीने तक। इसके बाद है BCG वैक्सीन कब दी जाती है? तो टीबी के केस में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पानी की वजह से होने वाला रोग कौन सा है? तो हैजा। हैजा में हमने क्या देखा था कि जो भी उसका बैक्टीरिया है, क्या नाम है उसका? जल्दी से वीडियो या तो रिवाइंड करो या कमेंट कर दो फटाक से। तो वो बैक्टीरिया पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगा, कि ये पानी है, इसमें वो बैक्टीरिया है। अगर ये पानी किसी ने कंज्यूम किया तो बस हो गया हैजा।
इसके बाद ये देखिए, मिलाइए इसे, एयर वाटर कॉन्टैक्ट वाउंड, तो वाउंड में तो टिटनेस होता है, तो डी का होगा 1, डी का 1 ये है, इसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए। एग्ज़ाम में ऐसे ही करते हैं सवाल। तो एयर की वजह से टीबी, तो इसी वजह से जिसके टीबी है उसकी खांसी आपके अंदर घुसनी नहीं चाहिए, उसके पार्टिकल खांसी वाले, इसीलिए कहा जाता है दूर रहो टीबी वालों से। उसके बाद पानी की वजह से तो हैजा होता है, अभी देखा। कांटेक्ट की वजह से, किस टाइप का कांटेक्ट, जॉनी भैया वाला, ये सिफिलिस होता है, तो सी का हो जाएगा 4। ये सेम क्वेश्चन देख लो हिंदी में। उसके बाद 968 में कौन सा पेयर मैच कर रहा है ये बताइए। तो निमोनिया फेफड़ों में अफेक्ट होते हैं क्या उससे, सही बात है, टिक करिए, आगे बढ़िए। बाकी मोतियाबिंद में तो आंखें प्रभावित होती हैं ना, थायराइड ग्लैंड कब से प्रभावित होने लगी। पीलिया में बात लीवर पे आती है, मधुमेह में बात किडनी पे आती है, तो ये सब आप एलिमिनेट कर सकते थे। इसके बाद संक्रमित मच्छर के काटने की वजह से कौन सा नहीं होता, तो प्लेग। तो प्लेग में मच्छर कहाँ से आ गया। आप ये सोच रहे हो कि मच्छर के बारे में तो हम अगले वीडियो में बताएंगे ना, अगले या फिर उससे अगले, तो सवाल क्यों अभी दे रहे हो, क्योंकि हर चीज़ आपको पता हो ये ज़रूरी नहीं है प्री के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन सॉल्व करने की भी अपनी एक स्किल होती है कि जितना जानते हो उसी में से सॉल्व हो जाए। टिटनेस का दूसरा नाम क्या है, तो लॉक जॉ है, सी। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी का नाम बता दो, तो टीबी, टिक करिए, आगे बढ़िए। बाकी सब तो कोई वायरल वाली है और कोई प्रोटोजोअल है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन यानी डीपीटी, इसका नाम है, ध्यान रख लीजिए। डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी वुपिंग कफ, और टी फॉर टिटनेस, बी ऑप्शन। बाकी ये वायरल वाली जितनी भी डिजीज़ है ना उसमें नहीं लगता डीपीटी, तो बस अगर आपको वायरल डिजीज़ ही पता है तो आप वैसे भी कर सकते थे। सेम क्वेश्चन आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। डीपीटी किसके लिए नहीं लगती है, तो डिप्थीरिया, विपिंग कफ और वुपिंग कफ, टिटनेस, इनमें लगती है, पोलियो में नहीं लगती। डीपीटी वैक्सीन किससे हमें बचाती है, तो वही डिप्थीरिया, वुपिंग कफ और टिटनेस। वुपिंग कफ को पर्टुसिस भी कहते हैं, सी। तो ये था पूरा का पूरा हमारा वीडियो। आई होप काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, एग्ज़ाम रेलिवेंट पोर्शन हमने कवर किया है। नेक्स्ट किसी टॉपिक पे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जो भी हमने पूछा है उसके जवाब कमेंट करने पे फोकस करना।